चलिए सोशल प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज इन इंडिया में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम बैकवर्ड कास्ट, ट्राइब्स एंड क्लासेस के लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और उसमें आज के लेक्चर में हम आपको शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज के विषय में पढ़ा रहे हैं। हमने आपको अब तक 2 लेक्चर्स इस पे डिलीवर किए। पहले लेक्चर में हमने आपको बहुत डिटेल में बताया कि शेड्यूल 5 के तहत आने वाले शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल 6 के तहत आने वाले ट्राइबल एरियाज की क्या इंपॉर्टेंस है, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। फिर सेकंड लेक्चर के तहत हमने आपको आसाम अकॉर्ड, जिसे आप बोडो अकॉर्ड भी कह सकते हैं, उसके तहत बोडो पीपल्स को सेंटर में रखा केस स्टडी के तौर पर, और हमने डिटेल में बताया कि किस तरह के पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स जुड़े हुए हैं ट्राइबल एरियाज को लेकर के, क्या एट्रोसिटीज उन पर हुई हैं हिस्टोरिकली, कितनी लंबी मुहिम उन्होंने छेड़ी ब्रिटिशर्स के समय से लेकर के इंडिपेंडेंस के बाद तक, और जिसके तहत आज के समय में वो अकॉर्ड जाकर के कंक्लूड हुआ। आज हम आगे बढ़ेंगे, आपको बहुत सी जानकारियां मिलेंगी। मैं एक बार फिर इंडिपेंडेंस से लेकर के इसका एक हिस्टोरिकल एवोल्यूशनरी प्रोसेस आपको बताऊंगा, जिसमें इंफॉर्मेशंस डिफरेंट होंगी, प्रोसीजर्स और क्लियर किए जाएंगे आपको, क्योंकि अब आपका माइंड इस टॉपिक को लेकर के उतना मैच्योर हो चुका है। लेकिन उसके पहले हम आज की शुरुआत 4 खबरों से करेंगे, इसी टॉपिक से जुड़ी हुई, शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 से जुड़ी हुई 4 खबरें मैं आपको बताऊंगा और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ये खबरें इसलिए बताऊंगा ताकि आपको प्रैक्टिकली ये टॉपिक समझ आए जिसे हम अप्रोच कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली खबर, आपको पता है कि अभी चुनाव हुए और अभी आसाम के मुख्यमंत्री बीजेपी पार्टी से बने, और वो कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। उसके पहले सर्बानंद सोनोवाल थे, अब वो बने हैं। तो आसाम में अभी चुनाव होकर के हटे, ये फर्स्ट एस्पेक्ट। इसके तहत जब चुनाव में वहां पर प्रचार हो रहे थे, सभी पॉलिटिकल पार्टीज नेचुरली अपनी अपनी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाते हुए कुछ प्रोमिसेस करते हैं। इसके तहत राहुल गांधी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बात कही कि हम अगर चुनाव जीतते हैं, हमारा जो विजन है वो ये है कि हम आर्टिकल 244A लागू करेंगे। कहां पर? आसाम में। उन्होंने कहा कि बीजेपी धीरे धीरे आसाम को आर्टिकल 244A के प्रावधानों से दूर ले आई है। अब इसमें फिर चर्चा छिड़ गई कि 244A क्या है। मैंने आपको आर्टिकल 244(1) तो अच्छे से पढ़ा दिया, जो कि शेड्यूल्ड एरियाज के बारे में बात करता है, शेड्यूल 5। मैंने आपको आर्टिकल 244(2) भी डिटेल में करा दिया, जो कि 6th शेड्यूल की बात करता है, ट्राइबल एरियाज की बात करता है। आर्टिकल 244A क्या है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा अगस्त 2020 में अरुणाचल प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया और वहां पर यह कहा गया कि पूरे के पूरे अरुणाचल प्रदेश को 6th शेड्यूल में बदल दिया जाए। हम इस प्रोसेस को भी समझेंगे कि वहां पर ऐसा क्यों कहा गया। इसके अलावा 2018 में अप्रैल में प्रधानमंत्री के द्वारा मैंने इसलिए कहा कि यहां पर करेंगे वो राष्ट्रपति ही, प्रधानमंत्री के द्वारा ये प्रयास किए गए कि भाई राजस्थान को शेड्यूल एरिया के तहत डिक्लेयर किया जाए। और 2019 में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के द्वारा ये रिकमेंडेशन दी गई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को, कि लद्दाख को भी इंक्लूड किया जाए 6th शेड्यूल के तहत। ये कुल 4 खबरें हैं जिनके माध्यम से आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आर्टिकल 244A ये कब इंक्लूड हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इसके लिए 1969 में 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? उस समय की कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा, सो इंसर्टेड बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट। और ये कब हुआ? 1969 में। और आर्टिकल 244 में ए जोड़ा गया, दैट इज आर्टिकल 244A। क्या खासियत है इसकी? देखिए, जब आप आर्टिकल 244(2) की बात करते हैं तो आप 6th शेड्यूल की बात करते हैं, जिसके तहत आप ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स और ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल्स की बात करते हैं। और ये तो आप जानते हैं कि 5th to 7th सितंबर 1949 के दौरान उस समय की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया था।
अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जाएं तो 5 से 7 सितंबर ऑफ एवरी ईयर वहां के आदिवासी समाज के द्वारा सेलिब्रेट किए जाते हैं, क्योंकि इसके तहत उन्हें ऑटोनॉमस काउंसिल्स मिली थी। 7th शेड्यूल पर्टिकुलरली इज द डेट। तो उसके बाद उसके तहत आर्टिकल 244(1), 244(2) तो ऐड हो चुका था, लेकिन 244(a) की कहानी बाद में जाकर के आती है, और ये आई 1969 में, और इसके लिए किया गया संविधान में संशोधन, जो था 22वां संविधान संशोधन। और ये क्यों करना पड़ा और इसका डिफरेंस क्या है? देखिए, जब आप आर्टिकल 244(2) के तहत गए तो उसमें आपको 6th शेड्यूल के तहत ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट या ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल्स मिलती हैं, और मैंने आपको बताया था कि इन काउंसिल्स के पास बहुत सारी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल और फाइनेंशियल स्फीयर में ऑटोनॉमी रहती है। लेकिन एक खास बात थी, लॉ एंड ऑर्डर का मैटर इनके पास नहीं था, ये बड़ी चीज है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप आर्टिकल 244(a) को समझते हैं तो उसका एक बहुत ही बड़ा और मेजर स्ट्राइकिंग डिफरेंस जो 244(2) से था वो यही था कि आर्टिकल 244(a) लॉ एंड ऑर्डर भी इन्हीं ऑटोनॉमस काउंसिल्स को दे देता है। यानी कि अगर आर्टिकल 244(a) लागू हो जाता है तो ऑटोनॉमस काउंसिल्स जो है वो कैपेबल हो जाएंगी लॉ एंड ऑर्डर को अपने हिसाब से टैकल करने को लेके। माइक की वायर खराब हुई है तो मैंने माइक नहीं लगाया, जोर जोर से मुझे बोलना पड़ रहा है ताकि मोबाइल कैप्चर करे, तो खांसी आ सकती है कई बार, उसके लिए क्षमा करें। तो आर्टिकल 244(a) जो है वो ये शक्ति प्रदान करता है कि लॉ एंड ऑर्डर भी उन ऑटोनॉमस काउंसिल्स के जुरिस्डिक्शन में आ जाएगा जो कि 244(2) के तहत नहीं आता। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है आर्टिकल 244(2) के तहत, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसीलिए ये आर्टिकल 244(a) काफी ज्यादा ऑटोनॉमी प्रोवाइड कर देता है ऑटोनॉमस काउंसिल्स को। तो आर्टिकल 244(a) का पर्टिकुलरली इंटरप्रिटेशन भी इस तरह किया जाता था कि ये आसाम के अंदर ही एक ऑटोनॉमस स्टेट कार्व आउट करने की बात करता है। मतलब एक आसाम एक राज्य है, उसके अंदर एक और ऑटोनॉमस स्टेट कार्व आउट हो जाएगा जिन जिन एरियाज पर आर्टिकल 244(a) लागू हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 244(2) के तहत बहुत सारे स्फीयर्स में ऑटोनॉमी प्रोवाइड की गई है। उन ऑटोनॉमीज को बरकरार रखते हुए 244(a) लॉ एंड ऑर्डर फिर भी जुरिस्डिक्शन प्रोवाइड करता है उन काउंसिल्स को। इसके तहत वो ऑलमोस्ट एक स्टेट के अंदर खुद से ही ऑटोनॉमस स्टेट जैसी परिस्थितियां पैदा हो जाती है। सवाल ये खड़ा होता है कि ये मांग कहां से आई। देखिए, 1950 का समय था, आप सब जानते हैं। संविधान देश में लागू हो रहा था और उस समय में अपने अपने क्षेत्रों को लेकर के उन्हें नया भारत की नई सरकार, नया पॉलिटिकल सेटअप होने जा रहा था, जिसके तहत सभी एप्रीहेंसिव थे कि भाई हमारा इस नए देश में, इस नई सरकार में, इस नए संविधान में क्या दर्जा होगा, हम अपनी एस्पिरेशंस को किस तरह से फुलफिल करेंगे। इस कहानी पे मैं अभी आऊंगा, पहले हम इस खबर को समझ लें। तो 1950 में डिमांड फॉर सेपरेट हिल स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से ये डिमांड आई कि एक सेपरेट हिल स्टेट हमारे कार्व आउट करके दीजिए। ये मांग चलती रही 1950 से। ये मांग अलग अलग हिल ट्राइबल ग्रुप्स के द्वारा शुरू की गई, जो कि 1960 में जाकर के वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ द हिल एरियाज मर्ज्ड टू फॉर्म ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस। तो 1960 में ये ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस बन गई। आपको हमारे जो पिछला लेक्चर हमने आपको दिया था आसाम अकॉर्ड के ऊपर, उसमें भी इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। आज मैं 244(a) के कॉन्टेक्स्ट में से समझा रहा हूं। तो ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस बनी और इनके द्वारा यही मांग की गई कि जो हिल स्टेट्स हैं, हिल रीजन्स हैं, उन्हें सेपरेट स्टेट में कार्व आउट कर दिया जाए। उसके तहत अभियान चलता रहा, मूवमेंट स्ट्रांग होती गई और ये एक मूवमेंट का रूप धारण करती गई। 1972 का समय आया जब मेघालय स्टेटहुड अचीव कर गया। तो मेघालय को स्टेटहुड अचीव करा दिया गया। आपको यहां मैं बता दूं कि सब पहले आसाम हुआ करता था, फिर धीरे धीरे उसमें से अलग अलग ट्राइबल रीजन्स निकाले गए। पहले यूनियन टेरिटरीज बनी और फिर वो राज्य बन गए। तो 1972 वो समय है जब मेघालय स्टेटहुड अचीव कर गया। ऐसे समय में द लीडर्स ऑफ द कार्बी आंगलोंग एंड नॉर्थ कछार हिल्स वर आल्सो पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट। ये जो ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस के द्वारा
हिल स्टेट्स की सेपरेट स्टेट डिमांड चल रही थी कि एक सेपरेट हिल स्टेट दिया जाए। इस मूवमेंट का पार्ट कार्बी आंगलोंग और नॉर्थ कछार हिल की ट्राइब्स भी थी। कार्बी आंगलोंग और नॉर्थ कछार हिल आपको पता होना चाहिए, आज की डेट में आसाम में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के तौर पर जानी जाती हैं। कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल भी मैंने आपको बताया था, और नॉर्थ कछार हिल्स की ऑटोनोमस काउंसिल भी बताया था, ये आसाम में। तो ये भी उस मूवमेंट का उस समय में हिस्सा हुआ करती थी। अब 1972 में तो मेघालय तो स्टेटहुड बन गया, तो ये कार्बी आंगलोंग और नॉर्थ कछार हिल के लोगों को ये ऑप्शन दिया गया, गिवन ऑप्शन टू स्टे इन आसाम और ज्वाइन मेघालय। उनको ये कहा गया कि भाई या तो आप आसाम में रह लीजिए और या फिर आप मेघालय को ज्वाइन कर जाइए, मेघालय एक स्टेट बन रहा है। उस समय में कार्बी आंगलोंग, नॉर्थ कछार हिल, इन लोगों ने, इन ट्राइब्स ने आसाम में ही रहना स्वीकार किया। दे स्टेड बैक, तो ये वहीं पर रहे। और कांग्रेस के इनके प्रति चलते आ रहे 1960 से 1970 तक के वायदे, प्रॉमिसेस, जिनमें इन्हें यह कहा गया कि या तो आप मेघालय के साथ जाइए या आसाम में ही रहिए। अगर आप आसाम में रहते हैं तो हम आपको प्रॉमिस करते हैं, कांग्रेस प्रॉमिस्ड मोर पावर्स एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल 244A इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द आसाम। तो इन्होंने प्रॉमिस किया कि हम आपको और अधिक शक्तियां देंगे और इंक्लूड करेंगे आसाम के रीजन में आर्टिकल 244A। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद ये मांग चलती ही रही, आर्टिकल 244A इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। 1980 में डिमांड टुक द फॉर्म ऑफ अ मूवमेंट। डिमांड एक पूरी की पूरी मूवमेंट बन गई कि हिल स्टेट बनना चाहिए। नहीं सुनवाई हो पाई, वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाई उन ट्राइबल लोगों को। सो देन द कार्बी ग्रुप रिजॉर्टेड टू वायलेंस। फिर जो कार्बी आंगलोंग ग्रुप है वो वायलेंस की तरफ चला गया और फाइनली मूवमेंट सून बिकेम आर्म्ड सेपरेटिस्ट इंसर्जेंसी डिमांडिंग फुल स्टेटहुड। तो ये जो मूवमेंट है ये आर्म्ड इंसर्जेंसी में बदल गई, हथियारबद्ध विद्रोह में बदल गई पूरी तरह से, और फुल स्टेटहुड की मांग वहां पर हुई इन हिल ट्राइब्स के द्वारा। तो एक तरह से कांग्रेस इस चीज को डील करने में फेल रही। मेरे अलग अलग लेक्चर्स में ये बहुत डिटेल में समझाया भी गया है। उसी समय से ये मांग चलती आ रही है। बहुत से ऐसे इंसर्जेंट ग्रुप्स थे, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो अभी पिछले 2017 से 2020 तक वहां पर जो बीजेपी की सरकार है उनके सामने बहुत से ग्रुप्स ने सरेंडर भी किया है। सरेंडर हुए हैं, पीसफुल रास्ते पर आए, उन्होंने वायलेंस ट्रेजेक्ट्री जो है वो छोड़ दी है, लेकिन ये मांग हमेशा बनी रहती है और चुनावी मुद्दा विजन डॉक्यूमेंट्स में इंक्लूड हो जाती है। इनफैक्ट बीजेपी के ही एमएलएज आसाम से जो बिलोंग करते हैं, अलग अलग ट्राइबल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हुए, उन्होंने ही बीजेपी के चीफ मिनिस्टर जो है आसाम में उनको, और जो देश के होम मिनिस्टर यानी कि अमित शाह को, इनको कई मेमोरेंडम प्रेजेंट किए कि आर्टिकल 244A लागू किया जाए और जो ट्राइब्स हैं उनके ऑटोनोमस गवर्नमेंट के जो भी डिमांड्स हैं उनको सॉल्व किया जाए। अमित शाह इस पर कुछ ज्यादा स्टेक ना लेते हैं, उन्होंने यही कहा कि इन रीजन्स के लिए एक्स्ट्रा डेवलपमेंट पैकेज प्रोवाइड किया जाएगा, आपको एक्स्ट्रा फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी ताकि आपका प्रॉपर डेवलपमेंट। लेकिन जो 244A की इम्प्लीमेंटेशन की बात है वो कभी भी फुलफिल अभी नहीं हो पाई, बीजेपी के द्वारा एटलीस्ट ये नहीं हो पाया। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल 244A चर्चा पे आया। तो क्या पता लगता है कि नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र की आदिवासी समाज जो कि 6th शेड्यूल में भी कवर हो रहे हैं, अगर मैं आसाम की बात करूं, वो 6th शेड्यूल की भी ऑटोनॉमी से सेटिस्फाई नहीं है। उन्हें 6th शेड्यूल की ऑटोनॉमस काउंसिल्स के तहत लॉ एंड ऑर्डर और अदर ऑटोनॉमीज चाहिए। जबकि अब दूसरा केस अगर हम देखते हैं तो बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिनके पास 6th शेड्यूल नहीं है, 5th शेड्यूल भी नहीं है, लेकिन उनके पास कुछ यूनिक प्रोटेक्शन है, सेफगार्ड मैकेनिज्म्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन आर्टिकल्स का। उनकी भी मांग यही रहेगी कि वो भी ऑटोनॉमी मांगेंगे। हर लेवल पर आपको एक ऑटोनॉमस डिमांड बढ़ती हुई नजर आएगी, उसको भी समझ लेते हैं। देखिए क्या हुआ, 27 अगस्त 2020 को अरुणाचल प्रदेश स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पास्ड अ रेजोल्यूशन टू ब्रिंग द एंटायर स्टेट अंडर द 6th शेड्यूल। पेमा खंडू वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी अध्यक्षता में ये कहा गया कि भाई पूरी की पूरी
जो स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, इसे ही 6th शेड्यूल बना दिया जाए। एक्चुअली वहां पर 2 ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स जो कि वहां पर नहीं है, 2 ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बने, इसकी मांग लंबे समय से चल रही थी। वो मांग इस समय में फिर रिवाइज हुई और बढ़ते बढ़ते वो मांग आगे बढ़ गई और ये हुआ कि पूरे के पूरे राज्य को ही 6th शेड्यूल बना दिया जाए। ये मांग इसलिए आई कि ऐसा कहा गया कि लगभग 70% पॉपुलेशन यहाँ की ट्राइबल है। एग्जैक्ट फिगर तो नहीं, लेकिन लगभग 13,80,000 के अराउंड जनसंख्या है वहां की अरुणाचल प्रदेश की, और लगभग 11 लाख के अराउंड वहां पर ट्राइबल मेंबर है। तो ऐसा कहा गया कि ऑलमोस्ट 70% जनसंख्या जो है वो ट्राइबल लोगों की है अरुणाचल प्रदेश में। 11 लाख, 9 लाख, 11 लाख, इस तरह से एक फिगर बनती है। तो 70% जनसंख्या जो है वो लगभग, मैं फिगर यहां लिख दूंगा एक्जैक्टली, वो ट्राइबल लोगों की है। इसके तहत इसे या तो 6th शेड्यूल में कवर कर दिया जाए, जो कि अभी तक सिर्फ और सिर्फ मेघालय, आसाम, मिजोरम और त्रिपुरा तक है। मैंने आपको बता दिया पिछले लेक्चर्स में, हमने आपको पढ़ाया कि 10 ऑटोनॉमस काउंसिल्स हैं जो 4 राज्यों में हैं उत्तर पूर्व के। तो ये कहा गया कि या तो 6th शेड्यूल को एक्सटेंड किया जाए टूवर्ड्स अरुणाचल प्रदेश और पूरा अरुणाचल प्रदेश ही 6th शेड्यूल डिक्लेयर कर दिया जाए और ऑटोनॉमस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हो, और या फिर आर्टिकल 371A जैसा प्रोसीजर प्रोवाइड किया जाए। अब यहाँ पर सवाल खड़ा हो जाता है कि आर्टिकल 371A जैसा प्रोसीजर क्या है। देखिए, आपको एक बात बताता हूँ, सही मायने में जो सेपरेट हिल स्टेट्स की मांग है, इसकी उत्पत्ति नागा पीपल के द्वारा नागालैंड से होती है। 1929 की अगर बात करें तो साइमन कमीशन भारत में था और ये जांच रहा था अलग अलग पॉलिटिकल स्टेक होल्डर से बातचीत करके कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के एक्ट के तहत भारत को पॉलिटिकल रिफॉर्म्स दिए गए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए गए, वो भारत में किस तरह से काम कर रहे हैं। उस समय में साइमन कमीशन के सामने अपना मेमोरेंडम नागा पीपल ने प्रेजेंट किया था कि उन्हें जो भी फर्दर आगे कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के तहत लेजिस्लेचर्स बनती हैं या जो भी लेजिस्लेटिव बॉडीज बनेंगी, उनमें रिप्रेजेंटेशन दिया जाए रिजर्वेशन के तौर पर, उनकी कल्चर, कस्टम, मैनर को प्रोटेक्ट किया जाए, सेफ गार्ड किया जाए, इस तरह के प्रोविजंस रखे जाएं। तो एक तरह से नागा पीपल के द्वारा हमेशा से ही अपने कल्चर को लेकर के प्रोटेक्शन की मांग रही। 1960s का दौर है, आपको पता है, उस समय में भी नागा पीपल्स के द्वारा यही मांग रही कि जो इंडिया है एज अ नेशन, हम इससे अलग रहना चाहते हैं। तो सेसेशन के प्रोसेस वहां पर चलते रहे। 1963 में नागालैंड स्टेट के तौर पर गठित किया गया। तो कुल मिलाकर के नागालैंड में आप हैरान हो जाएंगे कि जहां पर सबसे पहले इस तरह की मांगों की शुरुआत हुई, वहां पर ही 6th शेड्यूल जैसी ऑटोनॉमस काउंसिल्स एग्जिस्ट नहीं करती। आप सरप्राइज हो जाएंगे कि ऐसा कैसे। उसका रीजन ये है कि नागालैंड में आर्टिकल 371A लागू होता है। आर्टिकल 371A ये कहता है कि बहुत से ऐसे स्पेसिफिक प्रोसीजर्स हैं, जो प्रोसीजर्स इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए जो लॉज हैं उन स्पेसिफिक मैटर्स के ऊपर, वो लॉज नागालैंड पर लागू नहीं होते जब तक कि नागालैंड की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो रेजोल्यूशन पास करके उन लॉज को अपने राज्य में लागू होने की अनुमति दे दे। तो अगर नागालैंड की लेजिस्लेटिव असेंबली रेजोल्यूशन पास करके ये अनुमति प्रदान करती है कि ये कानून जो कि इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा बना है ये नागालैंड पे लागू हो, तभी वो कानून लागू हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। सो सिविल और क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम में बहुत सी आजादियां नागालैंड को दी हुई हैं कि वो अपने कस्टमरी लॉज, कस्टम, कल्चर, मैनर के अकॉर्डिंग उन सिविल और क्रिमिनल मैटर्स का निपटारा कर सके। तो इस तरह से नागालैंड आर्टिकल 371A के तहत ऑल इन ऑल पूरा का पूरा स्टेट ही एक बहुत बड़ी ऑटोनॉमस कैरेक्टर रखता है, क्योंकि पार्लियामेंट्री लॉज को वहां पर लागू होने के लिए सर्टेन स्पेसिफिक मैटर्स पे जो पार्लियामेंट्री लॉज हैं उनको नागालैंड पे लागू होने के लिए नागालैंड की असेंबली के रेजोल्यूशन की स्वीकृति का इंतजार करना पड़ता है। और बहुत हद तक क्रिमिनल और सिविल जुरिस्डिक्शन जो है, जो जुडिशियल सिस्टम है, वो नागालैंड के कस्टमरी लॉज, कस्टम, कल्चर, मैनर के अकॉर्डिंग गाइडेड होता है। तो 6th शेड्यूल की मांग अरुणाचल प्रदेश ने की कि या तो हमें 6th शेड्यूल जैसी ऑटोनॉमी प्रोवाइड कर दीजिए, हमें पूरे के पूरे राज्य को ही 6th शेड्यूल में कन्वर्ट कर दीजिए, और या फिर हमें आर्टिकल 371
ए जैसे प्रावधान दे दीजिए जो कि नागालैंड को दिए हैं। अब यहां से आर्टिकल 371 का जिक्र आता है। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए मैंने एक ऐसा टर्न लिया, मैं ऐसे शुरू और पूरा ही घूम गया, जबकि ये ठीक नहीं है, मैं ऐसे भी हो सकता था। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे, आप कैसे भी हो सकते हैं जब आप लॉकडाउन में हैं और सारा रिसर्च, कैमरा, ट्राइपॉड, एक अकेला रूम, नो माइक, नॉइस ना आ जाए इसलिए पंखा भी आप सोच नहीं सकते कि चल भी रहा है कि नहीं, शरीर अंदर से स्वेट से भरा हुआ है, तो हम ऐसे घूमे ऐसे। इस समय मुद्दा सिर्फ कंटेंट है, जो कि मैंने बहुत घंटे और बहुत मेहनत लगा के आपके लिए डेली लेकर के आता हूँ। आप बहुत सारे ई नोट्स, बड़े सारे एरिया से कवर्ड होते हैं। तो अब कुछ चीजों पे चर्चा कर लेते हैं। आर्टिकल 371 का जिक्र बार बार आ रहा है। वो आर्टिकल 371 का जिक्र क्या कहता है? वो ये कहता है कि जो इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर है, अगर ध्यान से देखें इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर को, तो इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर में स्टेट्स की कोई कैटेगराइजेशन एग्जिस्ट नहीं करती। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ द स्टेट्स सिंपली। आर्टिकल 1 इसी चीज की बात करता है। सो देयर इज नो कैटेगराइजेशन ऑफ द स्टेट्स। लेकिन फिर भी पार्लियामेंट जो है उसके पास कुछ यूनिक अथॉरिटीज हैं। सो अकॉर्डिंग टू द इंडिया's फेडरल स्ट्रक्चर देयर इज नो कैटेगराइजेशन ऑफ स्टेट्स। स्टिल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज एम्पावर्ड टू डिटरमिन टर्म्स एंड कंडीशन व्हिच कुड बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्टेट्स। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कुछ टर्म्स, कुछ कंडीशंस तय कर सकती है, डिटरमिन कर सकती है, जो अलग अलग राज्यों के लिए अलग हो सकते हैं। इसी के तहत स्पेशल प्रोविजंस का जन्म होता है। उन राज्यों की कल्चरल सेटिंग को देखते हुए, उनकी बॉर्डर फ्रंटियर लोकेशंस को देखते हुए, उनकी एथनिसिटी को ट्रेस करते हुए, उनकी बैकवर्डनेस को ट्रेस करते हुए, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन को ट्रेस करते हुए, बहुत सारे एस्पेक्ट्स के बेसिस पर सम स्पेशल प्रोविजंस आर देयर बिकॉज पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू डिटरमिन द टर्म्स एंड कंडीशंस अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। इसी के तहत स्पेशल प्रोविजन कंसेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं, जिसके तहत आर्टिकल 371 से लेकर के आर्टिकल 371 जे तक के प्रोविजन गिवन है। इसी के तहत मैंने आपको बताया आर्टिकल 371 ए जो नागालैंड से जुड़ा हुआ है, और इसी के तहत है आर्टिकल 371 एच जो कि अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है। अब अरुणाचल प्रदेश आर्टिकल 371 एच से निकल करके आर्टिकल 371 ए की तरफ आना चाहता है, या वो 6th शेड्यूल का ऑटोनॉमस स्टेट बनना चाहता है, ऑटोनॉमस काउंसिल का दर्जा धारण करके। अब नागालैंड को आर्टिकल 371 एच के तहत क्या खास प्रावधान है? खास प्रावधान यही है कि वहां पर अपनी लेजिस्लेचर है नागालैंड की, उनके अपने चीफ मिनिस्टर होते हैं, उसके तहत वो अपना कानून बनाते हैं। जैसे नॉर्मल सभी राज्य चलते हैं उसी तरह से नागालैंड भी चलता है। सॉरी, अरुणाचल प्रदेश की मैं तब से बात कर रहा हूँ, अभी मैंने नागालैंड कह दिया। अरुणाचल प्रदेश है जो वो कवर होता है आर्टिकल 371 एच में, और अरुणाचल प्रदेश को नागालैंड वाला आर्टिकल 371 ए चाहिए। ठीक है। अब अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो उसकी क्या स्पेशल सेटिंग है? देखिए, उसकी अपनी नॉर्मल लेजिस्लेचर है, उसका अपना चीफ मिनिस्टर होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। जिस तरह से बाकी राज्य होते हैं उसी तरह से अरुणाचल प्रदेश का भी प्रबंध किया गया है। एक खास प्रोविजन वहां पर रखा गया है, वो क्या है? गवर्नर को यह कहा गया है कि गवर्नर की स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टुवर्ड्स द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द अरुणाचल प्रदेश। यानी कि गवर्नर अरुणाचल प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर के प्रति स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं। ये बड़ी बात है। अब दूसरा प्रोविजन इसमें यह रखा गया है कि अगर गवर्नर कभी भी चाहें तो वो प्रेसिडेंट को ये रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं कि अब मुझे नहीं लगता है कि अरुणाचल प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कोई स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे निभाने की नीड है। इस रिपोर्ट को संज्ञान में लेकर के प्रेसिडेंट अगर वाजिब समझें तो वो उस डेट से, जिस डेट से प्रेसिडेंट चाहेंगे, गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश की गवर्नर के प्रति लॉ एंड ऑर्डर के मामले में ये स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो खत्म कर सकते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश यहां पर ये कहता है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 371 एच के तहत इतना ही प्रोटेक्शन है, बीइंग अ ट्राइबल सोसाइटी, कि हमारे यहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर है वो गवर्नर की स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर दिया गया है। और जब गवर्नर ये प्रेसिडेंट को कस्टडी दे दें कि भाई यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि अब गवर्नर को किसी तरह की
लॉ एंड ऑर्डर की स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी चाहिए, ऐसे हालात मुझे लगते नहीं है, तो प्रेसिडेंट उस शक्ति को भी खत्म कर देंगे और अरुणाचल प्रदेश फिर एक नॉर्मल स्टेट्स की तरह ही फंक्शन करेगा, जिस तरह से करता है, जिस तरह से बाकी के राज्य करते हैं। उनका कहना है कि इतना प्रोटेक्शन जो दिया गया है अरुणाचल प्रदेश की ट्राइबल सोसाइटी को ध्यान में रख के, ये सफिशिएंट नहीं है। तेजी से हमने देखा है कि अरुणाचल प्रदेश का ट्राइबल कल्चर डिस्टॉर्ट हो रहा है, ट्राइबल सोसाइटीज खत्म हो रही हैं, उनका रूपांतरण होते चला जा रहा है। अगर ट्राइबल कैरेक्टर बचा करके रखना है अरुणाचल प्रदेश का, तो बहुत जल्दी ही हमें इसे 6th शेड्यूल के तहत अकॉर्ड करना पड़ेगा स्टेटस, जो कि बाकी के 4 राज्यों को दिया गया है। पूरे के पूरे राज्यों को 6th शेड्यूल में कन्वर्ट करिए। ये अरुणाचल प्रदेश की मांग। तीसरी चीज मैंने आपको बताया कि अप्रैल 2018 में ये नोटिफाई किया गया, और नोटिफाई कौन करेगा? प्रेसिडेंट ही डिक्लेयर करेंगे शेड्यूल एरियाज, और राजस्थान के तहत शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर दिया गया। ये एक इंपॉर्टेंट चीज। और इसके तहत कुछ और शेड्यूल एरियाज को कुछ और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी प्रोवाइड की गई, कुछ और भी रिसोर्सेज प्रोवाइड किए गए। अब मैं उनके विषय में यहाँ पर नोट्स बना देता हूँ ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए। चलिए अगले प्रोविजन की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए, अप्रैल 2018 में यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, तो अप्रैल 2018 यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल दे दिया गया, गिव इट्स अप्रूवल टू द डिक्लेरेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया इन रिस्पेक्ट ऑफ राजस्थान अंडर 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैंने आपको शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइबल एरियाज के फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि किसी एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करना है, इसके रिलेटेड पावर किसके पास है? वो डिक्लेरेशन की पावर प्रेसिडेंट के पास थी, जिसके लिए उसे रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के तहत जो गवर्नर है उनकी कंसल्टेशन की नीड नहीं है। लेकिन आप ये जानते हैं कि प्रेसिडेंट सेंट्रल काउंसिल या यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस से काम करते हैं। तो इसी के तहत यूनियन कैबिनेट यानी कि जो मंत्रिमंडल है उसने फैसला किया, 25 अप्रैल का ये फैसला था 2018 का, और उसने ये तय किया कि जो राजस्थान है उसके शेड्यूल एरियाज डिक्लेयर किए जाएं। तो राजस्थान, पहले आपको पता होगा कि 9 राज्य हुआ करते थे, फिर राजस्थान को इसमें जोड़ा गया और राजस्थान में भी शेड्यूल एरियाज डिक्लेयर किए गए। ये किया तो यूनियन कैबिनेट ने ही अप्रूव था, लेकिन इसे फर्दर डिक्लेयर प्रेसिडेंट करेंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ही एड एंड एडवाइस से चलना है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही छोटा वर्जन कैबिनेट है, दैट इज द यूनियन कैबिनेट। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दैट इज द मंत्री परिषद, यूनियन कैबिनेट दैट इज द मंत्रिमंडल। तो इसलिए फिर बाद में प्रेसिडेंट ने इसे डिक्लेयर कर दिया। ये एक बात। तो फिर राजस्थान में भी अब आपको शेड्यूल्ड एरियाज देखने को मिलते हैं। एक ये भी खबर थी। इसके बाद अगली खबर, सितंबर 2019 में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ने नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब बनाया गया था। ये भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के द्वारा यूनियन होम मिनिस्ट्री और यूनियन ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री को ये रिकमेंडेशन दी गई। क्या रिकमेंडेशन दी गई? टू इंक्लूड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख अंडर द 6th शेड्यूल। ये कहा गया कि जो न्यूली एस्टेब्लिश यूनियन टेरिटरी है, पहले तो लद्दाख जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा था, फिर जम्मू कश्मीर राज्य जो है उसे बाइफरकेट किया गया और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, और जम्मू कश्मीर का स्टेटस भी राज्य से घटा करके यूनियन टेरिटरी कर दिया गया। ये जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी अब बनी है, इसके विषय में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ने यूनियन होम मिनिस्ट्री और यूनियन ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री को ये रिकमेंडेशन दी कि लद्दाख को 6th शेड्यूल के तहत लाया जाए। ऐसा क्यों कहा उन्होंने, इसे समझते हैं। देखिए, उन्होंने ये कहा कि लद्दाख इज प्रिडोमिनेटली ट्राइबल रीजन। क्यों? लद्दाख के अलग अलग हिस्सों को उन्होंने जब दिखाया तो उसमें उन्होंने बताया कि जो लेह है वहां पर 66.8% ट्राइबल पॉपुलेशन है, नुब्रा में 73.35%, खल्स्ती में 97.05%, कारगिल में 83.49%, सनकू में 89.96% और जास्कर में 99.16%।
सबसे अधिक जास्कर में ट्राइबल पॉपुलेशन है। ये नाम मैंने लिखे हैं, कई बारी स्पॉट आइडेंटिफाई करने को आ जाता है कि ये जगह कहाँ पर है और ये किस वजह से जानी जाती है। ऐसे मेंस में भी 2 मार्कर क्वेश्चन होते हैं, प्रीलिम्स में भी मैच द कॉलम में ये चीजें आती हैं। तो ये नाम याद रखिएगा, सांकू, नुब्रा, खल्स्ती, कारगिल, लेह, जास्कर। ठीक है। कौन कौन सी ट्राइबल कम्युनिटीज यहाँ पर हैं, इनके भी नाम आ जाते हैं कि ये किस क्षेत्र की ट्राइबल कम्युनिटी है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे बाल्ती, बेदा, बोध या बोतो, बरोकपा, दरोकपा, दार्द, शिन, चंगपा, गर्रा, मोन और पुरिगपा। तो ये आदिवासी समाज हैं लद्दाख के, और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब कहता है कि इन्हें भी फिक्स्ड शेड्यूल के तहत कवर किया जाए। हालांकि यहाँ पर अभी लेह ऑटोनॉमस काउंसिल और कारगिल ऑटोनॉमस काउंसिल काम करती है, लेकिन वो 6th शेड्यूल के तहत कवर नहीं है, अभी ये प्रोविजन अप्लाई नहीं हुआ है। इसके साथ ही एक और इम्पोर्टेंट चीज, 125th अमेंडमेंट बिल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, राज्यसभा में 125वां संविधान संशोधन प्रस्तुत किया गया। लोकसभा में देश के गृह मंत्री ने कहा कि अभी नॉर्थ ईस्ट के 6th शेड्यूल एरियाज में भारत सरकार की कोई भी ऐसी मंशा नहीं है कि पंचायती राज कानून लागू किया जाए। क्या मतलब था इस लाइन का? देखिए, जब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992-93 एग्जिस्टेंस में आया, उसके तहत पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्टेंस में आई। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जब एग्जिस्टेंस में आई तो उस समय में यह प्रोविजन रखा गया था कि 5th शेड्यूल के शेड्यूल एरियाज और 6th शेड्यूल के तहत जो ट्राइबल एरियाज हैं, इनकी ये चॉइस है कि ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत अपने यहाँ पर लागू करते हैं या फिर अपनी इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट के थ्रू आगे चलते हैं। उस समय में शेड्यूल एरियाज के तहत भी ये लागू हुआ जब 1996 में स्पेशल प्रोविजन आया, पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996 पीसा। मैंने पीसा कानून आपको बहुत डिटेल में पढ़ा दिया है जब हमने लोकल गवर्नमेंट्स के बारे में पढ़ा था। अच्छे से वापस जाकर के उसको रिव्यू करिए, और मैंने ग्राम सभा के तहत कितनी शक्तियां प्रदान की गई हैं ये भी आपको अच्छे से पढ़ा दिया था। और शेड्यूल्ड एरियाज में ट्राइबल काउंसिल्स जो कि मुख्यमंत्री द्वारा चेयर्ड होती हैं, उनका रोल वीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। तो आप पीसा कानून के लेक्चर्स को सुनिए। तो शेड्यूल्ड एरियाज के तहत तो जो पंचायती प्रोविजंस थे वो एक्सटेंड कर दिए गए 1996 के पीसा कानून के तहत, लेकिन जो जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्व के राज्य जैसे कि मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, आसाम, इन्होंने पंचायती राज के कानूनों को लागू नहीं किया, अपने यहाँ पर उन्हें लागू नहीं होने दिया और अपने इंस्टीट्यूशंस के तहत आगे बढ़ते रहे। इसलिए यहाँ पर पंचायती नियम लागू नहीं होते हैं। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन मैंने आपको ये बताया कि ऑटोनॉमस काउंसिल्स के ही अधीन आती हैं, क्योंकि कल परसों के लेक्चर में हमने जब 6th शेड्यूल पढ़ा था तो हमने विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज पढ़ी थी कि वो ऑटोनॉमस काउंसिल्स के तहत ही डिसाइड की जाती हैं। तो कुल मिलाकर के फिर क्या प्रोवाइड किया गया 125वें संविधान संशोधन के द्वारा, क्या दिया जाएगा? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन तो नहीं है, फिर क्या दिया जाएगा? इसे मैं खोल करके यहाँ पर लिखूंगा, लेकिन एक इसकी रूपरेखा समझें। 125th अमेंडमेंट बिल लाया गया पहले तो फाइनेंस कमीशन के प्रोविजंस को अमेंड करने के लिए, क्योंकि इन राज्यों में फाइनेंस कमीशन का प्रोविजन अब प्रोवाइड किया जाएगा, और दूसरा क्योंकि फाइनेंस कमीशन का प्रोविजन देखिए उन राज्यों में तो है जहां पर पंचायतें, लोकल गवर्नमेंट, क्योंकि स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में फंड्स कैसे ट्रांसफर होंगे उसके तहत फाइनेंस कमीशन काम करता है उस राज्य का, लेकिन यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट्स एग्जिस्ट नहीं करती थी, इसलिए वो प्रोविजन नहीं था। तो फाइनेंस कमीशन के प्रोविजंस को अमेंड किया जाएगा और दूसरा 6th शेड्यूल को भी अमेंड किया जाएगा, उसके तहत यहाँ पर काम होगा। सो बेसिकली ये 125th अमेंडमेंट बिल क्या लाना चाहता है? टू इंक्रीज द फाइनेंशियल एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द 10 ऑटोनॉमस काउंसिल। ये एक तरह से उन ऑटोनॉमस काउंसिल की फाइनेंशियल एंड एग्जीक्यूटिव पावर को बढ़ाना चाहता है, ऐसा सरकार कहती है। किस तरह से? ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी ला करके, फाइनेंशियल ट्रांसफर्स को बढ़ा करके और फाइनेंशियल लेवल पर अकाउंटेबिलिटी इंड्यूस करके, वुमेन को रिप्रेजेंटेशन दे करके, इस तरह की चीजों के माध्यम से। सबसे पहले ये क्या प्रोवाइड करता है
ये एक इलेक्टेड विलेज एंड म्युनिसिपल काउंसिल्स देता है। यानी कि अब तक 6th शेड्यूल एरियाज में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स थी ऑटोनॉमस, रीजनल काउंसिल्स थी, अब वहां पर विलेज काउंसिल्स भी होंगी और म्युनिसिपल काउंसिल्स भी होंगी। तब 4 चीजें हो जाएंगी, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, रीजनल काउंसिल्स, विलेज काउंसिल्स और म्युनिसिपल काउंसिल्स, और ये इलेक्टेड होंगी। जो विलेज काउंसिल्स होंगी यानी कि जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर है वो कितना होगा इनके पास, इसको भी मैं भी डिटेल में लिखूंगा। जो विलेज काउंसिल होंगी विल बी एम्पावर्ड टू प्रिपेयर प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, यानी कि गवर्नर चाहेंगे तो ये कार्य इनको डिवॉल्व किए जाएंगे, जिस विषय में फिर ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस को लेकर के इन विषयों के ऊपर अपना रेगुलेशंस प्रिपेयर करेंगी। विलेज काउंसिल्स वो क्या होंगी, एग्रीकल्चर, लैंड इंप्रूवमेंट, implementation of land reforms, minor irrigation, water management, animal husbandry, rural electrification, small scale industry और social forestry। ये आपको कुछ पीसा कानून के तहत ग्राम सभा के तहत आने वाले कामों जैसे ही लगते होंगे। अमूमन जब भी आप ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी लेकर के जाते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र के अधीन इस तरह के मुद्दों को लेकर के आते हैं, वही यहाँ पर कोशिश की गई। थर्ड पॉइंट कहता है द फाइनेंस कमीशन will be mandated to recommend devolution of financial resources to them, किनको, to the village councils and to the municipal councils। तो फाइनेंस कमीशन को मैंडेट दिया जाएगा कि वो रिकमेंड करे devolutions of the financial resources to them। इसके बाद चौथा पॉइंट, 1/3 of seats for the women। विलेज काउंसिल्स और म्युनिसिपल काउंसिल्स में 1/3 सीट्स जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व होंगी। ये 125वां संविधान संशोधन। तो राहुल गांधी के द्वारा दिया गया वो बयान जिसके तहत वो 244A की बात करते हैं, मैंने बताया वो किस तरह की ऑटोनॉमी की बात करता है। अरुणाचल प्रदेश के द्वारा ये कहना कि हमें या तो 6th शेड्यूल में लाएं या आर्टिकल 371A के तहत, मैंने ये भी आपको क्लियर किया। एक बार 371A का कॉन्टेक्ट पढ़ के बता देता हूं। आर्टिकल 371A says that no act of parliament shall apply in the state in several areas unless the Nagaland ये नागालैंड के विषय में है ना, unless the Nagaland Assembly so decides by a resolution। कौन से इशू? These include administration of civil and criminal justice involving decisions according to the Naga customary law and ownership and transfer of land and its resources। तो लैंड, रिसोर्सेज और सिविल एंड क्रिमिनल जुरिस्डिक्शंस को लेकर के काफी ऑटोनॉमी है नागालैंड को आर्टिकल 371A के तहत, ये मैंने आपको बताया। अरुणाचल भी ऐसा आर्टिकल मांग रहा है या फिर 6th शेड्यूल की प्रोटेक्शन मांग रहा है। उसके बाद हमने देखा कि राजस्थान को शेड्यूल एरियाज प्रोवाइड किए गए शेड्यूल 5 के तहत 2018 का कैबिनेट का फैसला। सितंबर 2019 में शेड्यूल ट्राइब कमीशन के द्वारा यह कहना कि लद्दाख को भी 6th शेड्यूल के तहत लेकर के आइए, और सरकार के द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया 125th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, और लोकसभा में देश के गृह मंत्री कहते हैं कि हमारा कोई इरादा नहीं है उत्तर पूर्व के 6th शेड्यूल एरियाज में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस लागू करने का, लेकिन हाँ ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी होगी, इसके लिए 125वां संविधान संशोधन हम लेकर के आए हैं, जिसके प्रोविजन मैंने आपको बताए जिन्हें हम अभी ओपन करके समझेंगे। सारे मुद्दों में एक बात निकल करके आती है कि शेड्यूल ट्राइब्स कौन सा ऐसा शख्स है, कौन सी ऐसी अथॉरिटी है भारत में जो किसी ग्रुप या किसी कम्युनिटी को, किसी पर्सन को शेड्यूल ट्राइब या ट्राइबल पर्सन नोटिफाई कर सकता है। तो क्लियर कट आर्टिकल 342 के तहत ये शक्ति प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट एक नोटिफिकेशन जारी करके ये स्पेसिफाई करते हैं कि कोई कम्युनिटी या उस कम्युनिटी के तहत कोई ग्रुप, ट्राइबल ग्रुप या ट्राइबल कम्युनिटी है, ऐसा करने के लिए उसे, अगर वो किसी राज्य के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा कर रहे हैं तो उस राज्य के गवर्नर की कंसल्टेशन की नीड है, तो वो यूनियन टेरिटरी हो या स्टेट्स हो, किसी को भी एज अ ट्राइब स्पेसिफाई करने की ताकत प्रेसिडेंट के पास है, आर्टिकल 342 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर राज्यों के मामले में ये वो कर रहे हैं तो उन्हें गवर्नर की कंसल्टेशन लेनी जरूरी है। इस बात का ध्यान रखें, ये शक्ति राष्ट्रपति की है, पहली बात। अब राष्ट्रपति ने इसे स्पेसिफाई कर दिया आर्टिकल 352 के तहत। अब उस ट्राइब को उस शेड्यूल में डालना और उस शेड्यूल से निकालना, जिसे राष्ट्रपति स्पेसिफाई कर देंगे वो फिर ग्रुप ट्राइब नहीं रहेगा, जिसे राष्ट्रपति स्पेसिफाई कर देंगे वो